जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है, पूरी जो रणनीति है, मुझे कोई शक नहीं है कहने का, मतलब आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि ईरान अमेरिका से बहुत आगे है। इसी इन सब चीजों को बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे तो साफ बिल्कुल दिख जाता है कि अमेरिका लड़ाई हार चुका है, तो अमेरिकन ने यहाँ पर उनको जो है हर जगह अपनी बेसिस बना दी। तो कहने का मतलब ये है, वो बेसिस जो अमेरिका सोचता था और जो जीसीसी मुल्क सोचते थे कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, आज वो उनका सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ईरान एक समझदार मुल्क है, तो उन्होंने ये देखा है कि कमजोरियां क्या क्या हैं। तो ईरान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसको मालूम था कि मुझे खतरा है अमेरिका से, और आज उन्होंने दिखा दिया है कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ईरान की क्या है, ईरान के लिए ये लड़ाई है सर्वाइवल की। इसका मतलब वो बहुत सारी दर्द और पेन ले सकते हैं, जो वो ले रहे हैं, लेने को तैयार है, क्योंकि आज जो है ईरान में ये बहुत साफ दिखता है कि हर इंसान जो है वो ईरान के लिए, जो ईरानी है वो ईरान के लिए लड़ेगा। इंडिया को सर कैसे देखते हैं? मतलब मेरे लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। मैं इंटरनेशनल में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूं, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि जब पूरा जंग का माहौल बना हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं। उसके बाद जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी स्ट्रेटेजिक हेजिंग, उसका कोई अहमियत नहीं रहती। हमने क्या किया है अपने वक्त के साथ, जब से मोदी सरकार आई है, हमने पूरी एक साइड ले ली है, और एक साइड का जो लास्ट जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो था प्रधानमंत्री का 25 फरवरी को इजराइल जाना जी। तो हमने जब ये साइड ले ली तो हम जंग का हिस्सा बन गए, बात खत्म हो गई, तो हमारा रोल खत्म हो चुका है। उसके बाद बहुत साफ हो गया है कि इनको, जैसे 12 डे वॉर हुई थी, जब 2025 जून में हुई थी, जो लड़ाई इजराइल ने शुरू करी थी, वहां भी यही हुआ था कि सबसे पहले जो लीडरशिप है उसको मार दो ईरान की। अब भी उन्होंने यही किया। तो अब जो नेतन्याहू थे वो कन्विंस कर दिया उन्होंने ट्रंप को कि अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा दें ईरान की, तो ईरान गिर जाएगा, और ईरान का भी वही हाल होगा जो वेनेजुएला में आपने मडोरो के साथ किया था। पर यहां तो बात थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपने सबक सीखे थे उस लड़ाई के, ईरान ने। और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपका दुश्मन ईरान है, आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रलाइज कमांड में काम नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि इस समय अमेरिका के खिलाफ चढ़ी गई हैं इस लड़ाई में। मैं सिर्फ लड़ाई की बात कर रहा हूं फिलहाल। पहली बात यह है कि आपने जो मेन इशू था जिसपे आपको कब्जा होना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। वो कब्जा ईरान के पास है, जो कि ये पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान है, वो आपके हाथ से निकल गया। दूसरा, आपको ये नहीं पता था कि जो ईरान है उसने अपना कमांड एंड कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। एक यूनिफाइड कमांडर अगर आपसे उड़ा भी देते हैं, जो उन्होंने किया है, बहुतों को इन्होंने मारा है, पर वो बिल्कुल काम ठीक चल रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए था कि ईरान वो मुल्क है जिसने 8 साल की लड़ाई इराक के साथ लड़ी है, जो सालों साल डेकेड्स तक सैंक्शंस में रहा है, और आपको विल टू फाइट जो थी देश की, वो समझ में आनी चाहिए थी कि 5000 साल की सिविलाइजेशन है, आपको वो भी नहीं मालूम। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं ईरान को वेनेजुएला के साथ कि हम उसको मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये है, चाहे ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ये अमेरिकन जनरल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको पता होना चाहिए था ईरान के बारे में जो खास छोटी छोटी और जो बहुत अहम बातें हैं, छोटी दिखती है पर अहम है, तो ये इनको नहीं मालूम था। तो ये मेरी पहली टिप्पणी है इस लड़ाई के ऊपर। सर, ईरान को अमेरिका ने घोषित किया कि वो उसका इकलौता दुश्मन है, जबकि ये तय है कि ईरान के पास एटॉमिक पावर नहीं है। अब तो जो केंट ने भी बाहर निकलने के बाद कहा, तुलसी गबार्ड ने भी कल माना कि एटॉमिक पावर नहीं है। दूसरा ये कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज इतनी नहीं है कि वो यूएस तक पहुंच सके। और तीसरी बात यह कि उनके पास ऐसी नेवी भी नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े जहाजों वाली नेवी नहीं बनाई है जो अमेरिका तक पहुंच सके और हमला कर सके। छोटे छोटे और बहुत तेज मूव करने वाले उनके पास नेवी के ऑपरेटर्स हैं। तो कैसे भी ईरान अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, ये कैसे मान लिया जाए? और ये मतलब ये एक्सेस करने के पीछे क्या था? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी चलती है वो पेट्रो डॉलर पे चलती है। अमेरिका का आज जो नेशनल डेट है वो $40 ट्रिलियन है, जो कि पेट्रो डॉलर से उसका इकोनॉमी चलती है। और जो पेट्रो डॉलर है वो यहाँ से आते हैं, गल्फ से आते हैं। जो गल्फ की जितनी भी ये 6 किंगडम्स हैं, जिसको हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं, तो उन्होंने पेट्रो डॉलर किया, और जो उनको सिक्योरिटी है, क्योंकि उनको अपना पेट्रो डॉलर कायम रखना है, तो अमेरिकन ने यहाँ पर उनको जो है हर जगह अपनी बेसिस बना दी। तो कहने का मतलब ये है, वो बेसिस जो अमेरिका सोचता था
और जो जीसीसी मुल्क सोचते थे कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, आज वो उनका सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो ये दूसरी बात मैं अब आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैंने आपसे ये बताई कि अमेरिका के लिए ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है या उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को हिट कर दे, इसलिए कि उनका पूरा जो पैसा है, जो उनकी चल रही है इकोनॉमी, वो इस रीजन से चल रही है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बात करी लड़ाई की, देखिए लड़ाई बदल गई है। ये जो एक सबक है जो हर हमें लड़ाई में मिलता है और इसमें भी मिला है, मैं बताता हूँ क्या सबक है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा सबक जो है वो ये है कि लड़ाई बड़े बड़े जहाजों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं होती। लड़ाई होती है, इन्होंने क्या किया है, अंडरग्राउंड टनल बनाए हैं। ये पर्शियन गल्फ में टनल बनाए हैं, गल्फ ऑफ ओमान में टनल बनाए हैं नीचे, क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ पानी बहुत कम है। पर्शियन गल्फ जो है वो शैलो वाटर्स है, करीबन 200 मीटर की गहराई मैक्सिमम है यहाँ पर। तो उन टनल्स के अंदर इन्होंने अपनी वहां से क्रूज मिसाइल फायर करते हैं। इनकी छोटी छोटी सबमरीन है जिसको मिजिट सबमरीन्स बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, फास्ट बोट क्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की लड़ाई, और ये लेसन जो है हिंदुस्तान की नेवी को भी समझना चाहिए, लड़ाई जो है वो पानी के ऊपर नहीं है, वो पानी के नीचे है, जिसको हम कहते हैं अंडर सी वॉरफेयर। ये दूसरी बात समझने वाली है। तीसरी बात समझने वाली ये है कि ईरान एक समझदार मुल्क है, तो उन्होंने ये देखा है कि कमजोरियां क्या क्या हैं। देखिए जहां तक अमेरिका है, अमेरिका की क्या खास बात है, अमेरिका की पूरी ताकत जो है मिलिट्री की, वो उसकी हमेशा नुमाइश करते रहते हैं। अब हर ताकत में कमजोरी तो होती है, वो कमजोरियां इन लोगों ने पकड़ ली, इसीलिए हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। तो आज जो है उनके पास कमजोरी उनको पता है, उन्होंने अंडर सी कर दी है पूरी अपनी, जो आप नेवी की बात कर रहे हैं। आज जो उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, एक है वो अब्राहम लिंकन, वो शुरू हटा दिया था, वो वापस चला गया है। दूसरा गेराल्ड भी वापस चला गया, उसमें भी कुछ आग वाग लग गई, पता चला, वो भी पता नहीं कहाँ है, वो भी चला गया। तो वो लड़ाई, ये बातें तो हमको जो होते हैं मुल्क, उनको ये लेसन सीखने चाहिए, और हमारे एनालिस्ट को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए फौरन कि लड़ाई क्या हो रही है। तो लड़ाई में खास बातें क्या होती हैं, मॉडर्न वॉर को समझिए आप, कैसे बदल रही है मॉडर्न, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है हर चीज बदलती है, आपका रहना सहना, सिविल लाइफ बदलती है। आज हमारे पास ये मोबाइल्स हैं, पहले मोबाइल्स कहाँ होते थे कुछ साल पहले। इसी तरीके से वॉरफेयर भी बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। दूसरा, जब आप लड़ाई में जाते हैं, उसकी जो मेन लड़ाई का जो आपके कब्जे में होना चाहिए वो बिंदु क्या है, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसी को हम कहते हैं आर्ट ऑफ जनरलशिप। जनरलशिप ये नहीं होता कि आप तख्ते लगा के अपने इधर उधर घूमते रहें, ये आपका काम होता है, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर। आप उस बात को समझिए। तीसरा, आपको ये समझना है कि अगर मुझे ये समझ में आ गया इसका बिंदु क्या है लड़ाई का, तो मैं दुश्मन की काबिलियत क्या है वो समझूं, और फिर उसके इर्द गिर्द मैं अपनी पूरी रणनीति बनाऊं। तो ईरान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसको मालूम था कि मुझे खतरा है अमेरिका से, और आज उन्होंने दिखा दिया है कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ईरान की क्या है, ईरान के लिए ये लड़ाई है सर्वाइवल की। इसका मतलब वो बहुत सारी दर्द और पेन ले सकते हैं, जो वो ले रहे हैं। जितना उनका नुकसान हो रहा है, जो भी जितनी ज्यादा बमबारी करी जा रही है इस समय, उनका लोग मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में अटैक हो रहे हैं, तो वो सब वो पेन ले रहे हैं, वो लेने को तैयार है। इसलिए लेने को तैयार है क्योंकि आज जो है ईरान में ये बहुत साफ दिखता है कि हर इंसान जो है वो ईरान के लिए, जो ईरानी है वो ईरान के लिए लड़ेगा, जिसको हम वो बोलते हैं मार्टिरडम हासिल करना। और एक मैं और बात बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को, जो बहुत जरूरी होती है लड़ाई में। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अपने या दुश्मन को, पर सच्चाई भी जरूरी होती है। आज ईरान क्या कर रहा है, वो सच्चाई का बता रहा है। कुछ भी होता है वो फौरन बता देते हैं। इजराइल छुपा रहा है, इजराइल ने पूरी सेंसरशिप करी हुई है। तो इससे जब अगर आप दिखाते हैं तो आपको दुनिया को पता चलता है कि ये क्या कर सकता है, क्या इसके साथ हुआ है। तो ये भी एक जरूरी चीज होती है। तो मैं कहने का मतलब ये है, आज जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है, पूरी जो रणनीति है, मुझे कोई शक नहीं है कहने का, मतलब आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि ईरान अमेरिका से बहुत आगे है। इसीलिए मैंने 14th डे को ही कह दिया था अपने एक वीडियो में, अमेरिका हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर, अब हार चुका है। अब देखिए, अब दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि बड़ी ताकत है, हार गया है।
पर हार मानेगा नहीं। तो वो जो है लड़ाई को बढ़ाता रहेगा, और अगर अमेरिका लड़ाई बढ़ाता रहेगा, तो वो तो पीछे हटेगा नहीं ईरान। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये एरिया जो है, यहाँ से पूरी दुनिया की एनर्जी चलती है, तेल है, गैस है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, सब यहीं से आता है। तो मेरी ये सोच है, ये लड़ाई अगर 1 हफ्ता भी और चलेगी, जो चलेगी, तो ये पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट की नहीं, दुनिया की बदल जाएगी। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये वो जगह है जहां, क्यों दुनिया की बदलेगी? 2 बातों के कारण। पहली बात, ये हब है ग्लोबल एनर्जी का, ये जगह पर्शियन गल्फ। और दूसरी क्या है कि पहली बार मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो आज हम जानते हैं बन गई हैं, जहां 3 बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये पहली बार है कि एक बड़ी ताकत अमेरिका एक रीजनल ताकत ईरान के साथ जूझ रहा है। यूक्रेन में ये नहीं हुआ है। यूक्रेन में रशिया लड़ाई लड़ रहा है नेटो के साथ, जो अमेरिका है। ये पहली बात। तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे, तो साफ बिल्कुल दिख जाता है कि अमेरिका लड़ाई हार चुका है, पर अमेरिका लड़ाई हार नहीं मानेगा, तो उससे दुनिया की और तबाही होती रहेगी। सर, इसमें न्यूक्लियर के इस्तेमाल की कितनी संभावना आपको लग रही है? क्योंकि ट्रंप के जिस तरह के बयान आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि कोई अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, धमकी की लैंग्वेज, गुंडागर्दी की लैंग्वेज। इजराइल का तो कहना ही नहीं है, इजराइल कुछ भी कर सकता है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि इजराइल के पास भी एटॉमिक पावर है। हालांकि ट्रंप ने कल कहा कि इजराइल वोंट यूज एटॉमिक बम। कितनी संभावना है इस बात की कि इसमें ये बात न्यूक्लियर तक जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर एक मुल्क जिसने कभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे हैं, तो वो अमेरिका है। अमेरिका, जी। और एक मुल्क जो बिल्कुल अपने आप को बता चुका है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं, वो अमेरिका है। और किसी ने तो ऐसा ऐलान नहीं किया। उनके प्रेसिडेंट ट्रंप रोज ऐलान करते हैं कि माई मिलिट्री इज द बेस्ट मिलिट्री, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं। तो ये है, ये हो गई बात। अब सवाल ये होता है कि साथ में वहां के लोग ये भी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन चलेंगे तो रिटेलिएशन तो आएगा। ईरान का ना है, ईरान के बैकर्स हैं। जैसे कि आज नॉर्थ कोरिया है, उनके जो लीडर हैं वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर मेरी मदद ईरान मांगेगा, मैं बैलिस्टिक मिसाइल पे दूंगा, न्यूक्लियर में दूंगा। और वो कर सकते हैं। और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जाएगी अमेरिका तक। बिल्कुल। कहने का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर वेपन से अगर दूर रहे अमेरिका, तो बेहतर है। जब ये जंग चल रही है यूक्रेन की, मुझे तो शक था ही नहीं कभी कि रशिया जो है कभी भी इस्तेमाल या धमकी देगा। रशिया ने तो नहीं, रशिया ने सिर्फ ये कहा कि अपनी हम न्यूक्लियर पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कुछ जो है वो बेलारूस वगैरह में कर दिया, वो सब दूसरी बातें हैं। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है देश, तो वो ये है। पर क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका कारण भी यही है कि आज पॉपुलैरिटी जो है अमेरिका की बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। लोग खुलेआम वहां बोल रहे हैं, ये हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी नहीं है। तेल की और उनके ऑयल गैस की और फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन अगर बाहर रहे इस इक्वेशन में, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत, इस लड़ाई जो है ये मिलिट्री लड़ाई नहीं है, इसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो ये है सारी बात। इंडिया को सर कैसे देखते हैं? मतलब मेरे लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। मैं इंटरनेशनल में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूं, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि जब पूरा जंग का माहौल बना हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं। कुछ एक आध एक्स डिप्लोमेट फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि देखो अशोक, कोई डिप्लोमेट इस समय ये सलाह नहीं देगा कि आप मिडिल ईस्ट में जाओ और किसी भी कंट्री, यहां तक कि ईरान या इजराइल, किसी के साथ जाकर ऐसे उनके नेसेट से या संसद के अंदर से ये कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब बातें फोन पे हो जाया करती हैं, ये सब बातें बैक चैनल से हो जाया करती हैं। फ्रंट में जंग के टाइम में दुनिया में ऐसा एग्जांपल नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए और इस तरह की घोषणा करे। तो और आपने देखा है, हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे पिछले 10 सालों में, 12 सालों में हम प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल लगातार होते चले गए हैं। जबकि ट्रेडिशनल जो हमारी डिप्लोमेसी रही है, उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के हम करीब रहे हैं। ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, और सबके बावजूद एक न्यूट्रलिटी हम मेंटेन करते रहे हैं वार लाइक कंडीशन में। चाहे वो कोरिया वार रहा हो जब हम नए नए आजाद हुए थे, या उसके बाद भी अमेरिका ने इतने सारे अटैक किए हैं, हमने अक्सर न्यूट्रलिटी की बात की है और पीस की बात की है। लेकिन इस बार जो पूरा था हमारा हस्तक्षेप था, इजराइल जाके जिस तरह से बोलना था, वो एकदम एक कैंप में बैठ जाना था। और उसके बाद से फिर आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बात हो रही है, नहीं हो रही है, इसको लेकर तमाम सारी बातें हुई। बीच में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां के राष्ट्रपति से बात करके, पजेश्कियन से बात करके ट्वीट किया, फिर किसी से बात करके। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉलिसी में जो 360 डिग्री जो पूरी पॉलिसी घुमाई गई है, इसके पीछे क्या है? आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है। और बात ये है कि क्या होता है जंग के अंदर,
अगर आप जंग में कोई एक साइड ले लेते हैं, तो आप जंग का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी स्ट्रेटेजिक हेजिंग, उसका कोई अहमियत नहीं रहती। हमने क्या किया है, अपने वक्त के साथ जब से मोदी सरकार आई है, हमने पूरी एक साइड ले ली है। और एक साइड का जो लास्ट जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो था प्रधानमंत्री का 25 फरवरी को इजराइल जाना। जी। तो हमने जब ये साइड ले ली तो हम जंग का हिस्सा बन गए, बात खत्म हो गई, तो हमारा रोल खत्म हो चुका है उसके बाद। पहली बात तो ये है। और यही बात जो है, ये एक ईरानियन है जिनका नाम है मोहम्मद, बहुत प्रोफेसर है वो ईरान में। हाँ जी। बहुत समझदार इंसान है और बहुत समझदारी की बातें करते हैं, मैंने सुना है उनको। उन्होंने ये कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक बहुत गलत, इट वाज अ मिसकैलकुलेशन, एक बहुत गलत स्टेप था। वो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम क्या, देखिए ईरान जो है ये बिल्कुल क्लियर था कि ये लड़ाई जब लास्ट ईयर जब 12 डे वॉर हुई है, उसके बाद ये क्लियर था कि किसी ना किसी तरीके से नेतन्याहू ट्रंप को लड़ाई में ले आएगा। तो हमने उससे कोई नसीहत सीखी ही नहीं, और हमने अपनी साइड, हम किस साइड पे हैं वो बता दिया है। अब हमारा रोल जो है इस लड़ाई में, अब हम कुछ भी बोलते रहे, हम मीडिएटर बन सकते हैं, आप मीडिएटर भी नहीं बन सकते क्योंकि आपने साइड सुन ली है, आप कैसे बन जाएंगे मीडिएटर? तो ये दिक्कत है सारी। तो फॉरेन पॉलिसी का जहां तक हमारा ताल्लुक है, इतना इंपॉर्टेंट रीजन, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज की मल्टीपोलर वर्ल्ड में यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, और यूरेशिया के अंदर वेस्ट एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमने जाके वेस्ट एशिया में साइड लेने से अपना एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली एंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सलाहकार है प्रधानमंत्री के, पर चलिए वो उनकी सोच है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दिक्कत ये कुछ नहीं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक कौम जब मुत्तहिद हो और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। ईरान ने यह साबित किया कि हौसला, हिकमत और कुर्बानी के जज्बे से कोई भी ख़तरा काबू पाया जा सकता है। और भारत की मिसाल भी सामने है, एक फ़ैसला, एक दौरा और पूरी सूरत हाल बदल गई। ये हमें सिखाता है कि ताकत का असल खेल समझदारी और तैयार रहने में है। ये सिर्फ जंग की बात नहीं बल्कि एक कौम की बका और हौसले की कहानी है। हम सबको दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक कौम अपने वतन के लिए खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने का मकसद यही है कि आप समझें कि ताकत सिर्फ असले में नहीं, हौसले, हिकमत और कुर्बानी में है। अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने असूलों के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही असल ताकत है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो असल हकीकत है वो सबके सामने आ सके।